हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। इंपॉर्टेंट नोट्स बी ऑनर्स का है, पॉलिटिकल साइंस, कंपेरेटिव कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का है। तो ये है क्वेश्चन, चीन के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। अभी आया हुआ आप लोगों का क्वेश्चन है। ओके बच्चों, तो इसका आंसर देखते हैं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के हेल्प के लिए आप लोग, और वीडियो को भी शेयर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा कि दोस्तों को, सभी लोग को पता लग जाए आपको। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये रहा आप लोग का आंसर। संविधान देश का मूलतः नियम होता है, मूलभूत नियम होता है और देश को शासित करने का सामान्य नियम है, जो पार्टी और लोगों की इच्छा की केंद्रित अभिव्यक्ति भी है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को 19वीं केंद्रीय समिति के दूसरे पूर्णाधिवेशन में चीनी संविधान के कुछ विषयों के संशोधन के सुझाव को पारित किया गया। संविधान का संशोधन करना देश के राजनीतिक जीवन में एक बड़ी बात है। पहला, हमारे देश का वर्तमान संविधान एक अच्छा संविधान है जो वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप है और समय के विकास की आवश्यकता को पूरा करता है। उसे सर्वव्यापी तरीके से पालन और कार्यान्वित किया जाना चाहिए। दूसरा, संविधान को नई स्थिति का अनुकूल होना, नए अनुभव का अवशोषित करने, नई उपलब्धियों की पुष्टि करने और नए मानदंडों को बनाने से ही अस्थायी जीवन शक्ति प्राप्त कर सकती है। तीसरा, हमारे संविधान की निरंतरता, स्थिरता और प्राधिकरण बनाए रखने के आधार पर नए युग में चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद का पालन करने और विकसित करने की नई स्थिति और नए अभ्यास के अनुसार हमारे संविधान में उपयुक्त संशोधन करना आवश्यक है। चौथा, संविधान का संशोधन करने के लिए हमें पार्टी के नेतृत्व को बनाए रखना, लोकतंत्र का पूर्ण विकास करना, कानून के अनुसार प्रक्रिया को कड़ाई से पूरा करना चाहिए, बड़े बदलाव के बिना संविधान के कुछ हिस्सों में संशोधन करना चाहिए। पांचवा, समग्र संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा और संशोधित करना, नई आयु में चीनी अभिलक्षण के साथ समाजवाद को विकसित करने के लिए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान कर सकेगा। चीन के संविधान में 138 अनुच्छेद और 4 अध्याय है। चीन का संविधान एक लिखित संविधान है जिसे 4 दिसंबर 1982 को चीन की व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत किया गया था। चीन में गणराज्य की व्यवस्था की गई। इस प्रकार जनवादी चीनी का संपूर्ण सत्ता जनता में ही निहित है। चीन के संविधान के 3 अनुच्छेद में कहा गया है कि जनवादी चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करेंगे। लोकतांत्रिक केंद्रवाद उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें दल में विचार विमर्श से पहले लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। चीन के संविधान, शक्ति का जनता में निहित है। गणराज्य की सारी शक्ति जनता में निहित है और उनका प्रयोग राष्ट्रीय जन कांग्रेस और स्थानीय जन कांग्रेसों ने माध्यम से करती है। ये और राज्य के अन्य अंग लोकतंत्रीय केंद्रीय शासन के सिद्धांत को व्यवहार में लाते हैं। संक्षिप्त संविधान। जनवादी चीन का संविधान विश्व में सबसे छोटा संविधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी यह अन्य देशों में एक संक्षिप्त संविधान है। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। चीन के संविधान के 3 अनुच्छेद के अनुसार जनवादी चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करेंगे। गणतंत्र। चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है। चीन में संप्रभुता का वास किसी वंशानुगत शासक या किसी वर्ग विशेष में न होकर संपूर्ण जनता में निहित है, जिसका प्रयोग जनता अपने प्रतिनिधियों के सहयोग से करती है। चीन का संविधान कठोर लेकिन व्यवहार में लचीला। चीन का संविधान सैद्धांतिक दृष्टि से कठोर है। संविधान में संशोधन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है, जो कि सामान्य कानूनों का निर्माण करती है, परंतु सामान्य विधि निर्माण और संविधान में संशोधन की पद्धति भिन्न भिन्न है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस सामान्य कानूनों का निर्माण साधारण बहुमत द्वारा करती है, जबकि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 64 में उल्लिखित, जिसके अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस 1/5 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किए जाना चाहिए, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। व्यवहार में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अकेले ही संविधान में संशोधन कर सकती है और एक दलीय व्यवस्था होने के कारण 2/3 बहुमत का समर्थन प्राप्त करना काफी आसान है। श्रम का महत्व। चीन के संविधान में श्रम को पवित्र स्थान दिया गया है। संविधान में यह निर्धारित किया गया है कि श्रम प्रत्येक समर्थक नागरिक के लिए सम्मान की वस्तु है और वह इस बात की गारंटी देता है कि आर्थिक विकास के द्वारा धीरे धीरे लोगों का अधिक रोजगार दिया जाएगा, काम की दिशाओं में सुधार किया जाएगा और मजदूरी बढ़ाई जाएगी, जिससे सब काम करने के अधिकार को लाभ उठा सके। मूलभूत अधिकार और कर्तव्य का वर्णन। चीनी संविधान में राजनीतिक और नागरिक अधिकारों को प्राथमिकता दी गई है। काम करने, विश्राम करने और अवकाश पाने तथा
वृद्धावस्था और बीमारी या असमर्थता की अवस्था में आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार उसमें है, तो किंतु उन्हें प्रमुख स्थान नहीं दिया गया है। संविधान में निर्धारित नागरिकों का कर्तव्य न्यूनाधिक है। सैनिक सेवा करना और अपने देश की रक्षा करना, संविधान का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति का आदर करना तथा उसकी सुरक्षा करना, काम के समय अनुशासन रखना, शांति और व्यवस्था रखना चीन के नागरिकों का कर्तव्य है। लिखित तथा निर्मित संविधान। चीन का संविधान लिखित संविधानों की श्रेणी में आता है। इस संविधान के कुल अध्यायों में चीनी गणराज्य के विभिन्न अंगों अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का विस्तृत विवरण है। बहुराष्ट्रीय राज्य एकात्मक शासन होते हुए भी चीन में यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि उनका समाज एक बहुराष्ट्रीय राज्य है। वहाँ लगभग 60 जातियां हैं जिनसे रीति रिवाज और संस्कृति को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया है। चीन में विभिन्न जाति के लोगों का राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कहा गया है। चीन के संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा गया है कि चीन का गणतंत्र एक एकात्मक बहुराष्ट्रीय राज्य है। व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं। चीन संविधान द्वारा नागरिक को भाषण, अभिव्यक्ति व्यक्त करने की, सभा प्रदर्शन स्वतंत्रता, हड़ताल का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता आदि दी गई है। राजनीतिक शरण। चीन के जनवादी गणराज्य में प्रत्येक ऐसे विदेशी राष्ट्रीयजन को शरण पाने का अधिकार है जिसे उचित कार्य समर्थन करने, शांति आंदोलन में भाग लेने अथवा वैज्ञानिक कार्य करने में से रोका जाए। इसका अर्थ है कि चीन भी रूस की भांति प्रख्यात क्रांतिकारियों का शरण स्थल है। साम्यवादी दल। जनवादी चीन का साम्यवादी दल वहां के तीनों प्रमुख केंद्र, राज्य सरकार तथा सेना में लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसमें सबसे शक्तिशाली जनवादी चीन का साम्यवादी दल दुनिया का सबसे विशाल साम्यवादी दल है, जिस समय इसकी संख्या 9 करोड़ है। संक्रमण काल के लिए निर्मित शासन विधान। यह संक्रमण काल के लिए निर्मित शासन विधान है, इसलिए इसकी कुछ धाराओं का स्वरूप कार्यक्रम जैसी और इसके सामान्य सिद्धांतों का स्वरूप राज्य के उद्देश्य निर्देश तत्व जैसा है। एकात्मक शासन। चीन में प्रारंभ से ही एकात्मक शासन प्रणाली विद्यमान रही है। चीन में संपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन केंद्र से ही होता है। राष्ट्रपति के पद की पुनर्स्थापना सन 1956 यहाँ पे 1956 है। 1956 और 1975 के चीनी संविधान में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था थी, लेकिन सन 1978 के संविधान में राष्ट्रपति का पद समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान चीनी संविधान 1982 में राष्ट्रपति के पद की पुनः स्थापना की गई। ओके बच्चों, तो ये आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।